आई एम ऑडिबल? यस सर। आ रही है बातें? तो देखिए खूब अलर्ट होके रहिए और 25 मिनट में पढ़ाऊँगा। और हम लोगों ने कल निर्धारित किया था, कल हमने डिसाइड किया था कितने पॉइंट्स थे बेटा? सर 11 पॉइंट्स थे, जिसमें से 2 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे, बचे 9 बचे ना? 9 बचे कि नहीं बचे? Yes, sir. 9 में से 3 पॉइंट मैं आज एकदम फाइनल डिस्कस कर लूँगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, एकदम फोकस्ड रहिए, जिससे हमारा रन रेट मेंटेन हो जाए। ठीक है बेटा? मैंने कल आपको बताया था कि कैपेसिटेंस से क्या मतलब है। कैपेसिटेंस से क्या मतलब है, समझ में आ रहा है? क्या मतलब है, खूब बढ़िया से देखिए। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज। किसी भी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की क्षमता को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। कल मैंने बताया था। इसकी यूनिट फैराड होती है, ठीक है सर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, मैंने बताया था, ठीक है ना? मैंने आपको बताया था इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर। मास हटा दिए मुझसे, थोड़ा सा खिसक के बैठिए, थोड़ा सा चेहरा हम देखना चाहते हैं। तो अब आप देखिए कि इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल। बता चुके हैं, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको कल की बात का रिकैप दे रहा हूँ, एक बार फिर से कल की बातें जो मैंने बताई थी वो दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द टोटल चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर फॉर यूनिट राइज इन इट्स पोटेंशियल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने मन से बना सकते हैं सारी बातें, ठीक है ना? कैपेसिटेंस मतलब कितनी क्षमता है उस कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की, ठीक है ना? उसके बाद, उसके पहले मैंने आपको बताया था कैपेसिटर चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले कैपेसिटर का मतलब समझ जाइए। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट टू होल्ड चार्ज। एक अरेंजमेंट जिसमें हम चार्ज को होल्ड कर सकें, स्टोर कर सकें, वो कैपेसिटर है, और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है? उसके बाद जो हमने अगला डिस्कशन किया था कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है तो उसका कैपेसिटेंस c जो होगा वो कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यानी उसका कैपेसिटेंस केवल उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, किसी अन्य फैक्टर पे नहीं। अगर उसके बीच का मीडियम में एयर है या कुछ और चीज़ नहीं है, ठीक है ना, तो केवल उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा उसका कैपेसिटेंस। इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था और साथ में ये भी कहा था, ये भी बताया था कि इस पार्ट से कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इतने डिस्कशन हमारे 2 पॉइंट्स के हो चुके हैं ना बेटा? मैं रिकैप मार दिया, ठीक है? अब 3 पॉइंट और मैं क्लियर कर दूंगा, खूब इत्मीनान से और खूब मजे से देख लीजिए, ठीक है ना? आप देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैपेसिटर कितने, हाँ पहले आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हाँ एक मिनट, एक डिस्कशन और बचा है। फेरेड इज टू बिग यूनिट, फेरेड इज टू बिग यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको खूब ध्यान से देखिए। उसके बाद अगली बात मैं आपको आज बता दूंगा, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फेराड इज टू बिग यूनिट, अगली बात प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और तीसरी बात आपको बता दूंगा कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ये 3 बात अगर आज मैं आपको बढ़िया से समझा ले गया, अगर ये 3 बात आपको मैं आज बढ़िया से समझा ले गया तो इस ओवर में हम लोग उतना रन तो बना ही लेंगे जितना हमको टारगेट चेस करना है, ठीक है ना? इस ओवर में बना लेंगे, एक्सेस भले ना बना पाए लेकिन हम लोग इस ओवर को सफल बना देंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा मुझे कोऑपरेट करिए, खूब अच्छे से देखिए। पहला डिस्कशन में ये कर रहा हूँ कि फैराड इज टू बिग यूनिट। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, ध्यान दीजिए। ये मार्कर आपने दिया, मार्कर यहीं पर था कि मैं नहीं गया है? अच्छा नहीं गए, उसमें से निकाला था सर, एक मार्कर और खरीद रहा हूँ, उसमें रख दिया। तो खूब गौर से देखिए, बढ़िया से देखिए। फैराड इज टू बिग यूनिट, एक पन्ने में आपके हर किताब में समझाया होगा, इसका कोई खास मतलब नहीं है।
इसका कोई खास मतलब नहीं है, बहुत सिंपल मतलब है, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया था कल कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है आर रेडियस का और बीच में उसके एयर है, कोई और मीडियम नहीं है, तो उसका कैपेसिटेंस या चार्ज होल्डिंग एबिलिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगी। ये कल हमने आपको बताया था ना सर? बताया था ना। अब कोई भी कैपेसिटर होगा, अगर कोई भी कैपेसिटर है तो अर्थ में ही होगा, अर्थ में ही होगा ना, यानी अर्थ के रेडियस से बहुत छोटा होगा। इस कमरे में ही कई तो कैपेसिटर बहुत छोटा सा होता है, ठीक है ना, कैपेसिटर बहुत छोटा होता है। अब कोई भी कैपेसिटर होगा वो अर्थ से तो छोटा ही होगा, क्योंकि अर्थ पे ही है तो अर्थ से छोटा ही होगा। और अगर अर्थ के रेडियस के बराबर भी कैपेसिटर है, अगर अर्थ के रेडियस के बराबर भी कैपेसिटर है तो उसका भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड नहीं होगा। अगर अर्थ के रेडियस के बराबर भी कैपेसिटर है तो उसका भी कैपेसिटेंस 1 फैरेड नहीं होगा। और बाकी जितने कैपेसिटर्स अर्थ पे अवेलेबल हो वो अर्थ के रेडियस से तो बहुत छोटे होंगे, तो इसका मतलब 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम ऐसा नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, नैनोफैरेड, माइक्रोफैरेड मतलब 10 टू द पावर -6 फैरेड, ठीक है ना, पिकोफैरेड यानी 10 टू द पावर -12 फैरेड और नैनोफैरेड मतलब 10 टू द पावर -9 फैरेड। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, समझ ना। इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊं। कल मैंने आपको बताया था एक कंडक्टर है और अगर उसका रेडियस r है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है अगर उसका रेडियस r है, तो कल ही मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया, थोड़ा सा समझ भी कर पाया था। देखिए ध्यान से देखिए, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो अगर मान लीजिए किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, अगर मान लीजिए तो C बराबर 1 कर दीजिए। अगर 1 फैरेड है तो उसका रेडियस कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 टू द पावर 9। बात समझ आ रही? और ये अर्थ के रेडियस से भी ज्यादा है, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर। अर्थ का रेडियस ये होता है 6.4, नियरली इतना ही होता है। नियरली अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 × 10 टू द पावर, इधर देखिए 6.4 × 10 टू द पावर 6 मीटर, ये नियरली अर्थ का रेडियस होता है। और कोई ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा, उसका रेडियस आप साफ साफ देख रहे हैं 9 × 10 टू द पावर 9 मीटर होगा, यानी अर्थ से भी बड़ा। और कोई भी कैपेसिटर होगा तो अर्थोइड ना होगा, अर्थ से तो बहुत छोटा होगा ना। तो इसलिए कहा जाता है कि फैराड बहुत बड़ी यूनिट है। इतनी बड़ी यूनिट की हमको जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम पिकोफैरेड, माइक्रोफैरेड और नैनोफैरेड का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात समझ गए? एकदम साफ है, बोलिए एकदम साफ है कि नहीं आपको दिमाग में? देखिए ऐसा है कि 11 ही पॉइंट है। कैपेसिटर उतना आसान भी नहीं है, गॉस लॉ इतना कठिन तो नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है, ठीक है। उसको अच्छे से आप समझ गए। ऐसे ही बाकी चैप्टर हैं 10-11 पॉइंट हैं, 3-3 पॉइंट रोज समझ लीजिए और 5-10 ईयर्स के क्वेश्चंस लगा दीजिए, ठीक है ना। और आप लोग के लिए न्यू पैटर्न पे मैंने आज ही लोड किया है, आप देखें होंगे मैंने क्लास घर पे जो पढ़ाया था, ठीक है ना। तो न्यू पैटर्न पे मैंने करीब 40 सवाल लोड किए हैं। वो आपका उस सवाल को भी आता है, वो सवाल है टिक टैक एप्लीकेशन है, उसी से किया है। आप एग्जाम आइडिया लाएंगे, हम उससे भी कर देंगे। लेकिन हम लोग इस तरह से शुरुआत में करेंगे कि ऐसा नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम उस सवाल से करें, फिर एग्जाम आइडिया से करें, फिर और से करें। पहले हर चैप्टर के 50-50 सवाल हम लोड करें, फिर जब टाइम मिलेगा तो हम एक्सटेंड करते जाएंगे, है ना। मेरी बात समझ रही है ना? तो उसको दोहरा दिला कर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आप समझ गए कि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भाई, एकदम क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट है दिमाग में? तो चलिए एक बात आप और समझ लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। एक बात आप और समझ लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, और ये समझ लीजिए आज का दिन सफल, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कैपेसिटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, क्या प्रिंसिपल है कैपेसिटर का। देखिए
कैपेसिटर किस सिद्धांत पे एकदम अलर्ट रहिए, कैपेसिटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, क्या प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कैपेसिटर का बेसिक काम क्या है, चार्ज को होल्ड करना, ठीक है ना, चार्ज को होल्ड करना। अब जैसे मान लीजिए किसी एक प्लेट है, मान लीजिए एक प्लेट है, इस पर चार्ज देंगे तो क्या बढ़ेगा बेटा, चार्ज पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है ना। चार्ज देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और चार्ज देंगे तो पोटेंशियल और बढ़ेगा, और चार्ज देंगे तो पोटेंशियल और बढ़ेगा। लेकिन एक लिमिट है इसकी चार्ज होल्ड करने की, एक लिमिट है, उसके बाद इसका पोटेंशियल ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है ना। कोई पोटेंशियल होता है जिस पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके बाद इस पे चार्ज देंगे तो ये चार्ज क्या होगा, इन्वायरमेंट में लीक कर जाएगा। बात समझ नहीं? जैसे मान लीजिए यही है, इनकी 10 रोटी खाने की लिमिट है, 10 रोटी जब ये खा लेते हैं, एक थ्रेड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब ये 10 रोटी खा लेते हैं इनका खाना यहाँ तक आया, यहाँ तक खाना कभी नहीं आता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ तक भर जाता है, ठीक है ना, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, उसके बाद ये खाएंगे तो उलट देंगे। तो उसी तरीके से किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और देंगे और बढ़ेगा, और देंगे और बढ़ेगा। एक समय के बाद पोटेंशियल ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की स्थिति आ जाएगी, यानी अब चार्ज देंगे तो चार्ज इन्वायरमेंट में लीक हो जाएगा, ठीक है ना। उस भाषा में उसको ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये वैक्यूम के लिए आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए हम क्या करें कि उसको चार्ज भी ज़्यादा दे दें और उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा ना बढ़े, यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। हम आपको कई अभी फिगर से समझा रहे हैं कि हम क्या अरेंजमेंट करते हैं कि चार्ज भी वो ज़्यादा खा ले और उसका पोटेंशियल भी ना बढ़े, ज़्यादा खाना भी खा लें और इससे ऊपर खाना भी ना जाए। कैपेसिटर का सर कैपेसिटी बढ़ाना, उसी को प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। उसी कैपेसिटी को बढ़ाने कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आपको डायग्राम से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक पैरेलल प्लेट है, इसको हम मिटा दे रहे हैं पहले। मान लीजिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को बढ़िया समझिए, एक ही बार में समझने की आदत डाली है। अब आप लोग का मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे ठीक हो गया, ठीक है ना। एक ही बार में समझ लिया, कितना करना है यार। मैं तो अब आप लोग में चार्जिंग आ गई है, आपकी सेल पकड़ रही है, समझ रहे हैं, डीप डिस्चार्ज नहीं है। अब आप लोग चार्ज होते चले जाएंगे, ठीक है ना। 2-4-5 महीने में तो फुल चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं ये बताऊँ, एक ही बार सुन के सब बात अच्छे बच्चे सीख जाते हैं जो पहले से होते हैं। और उसका सिर्फ सवाल लगाना, मेरा क्लास आप सुनिए, आधा घंटा 45 मिनट रोज सुनिए और उतनी बात पे सवाल लगा रही, बात खत्म, मेरी वीडियो दोहराइए, कुछ मत करिए। सवाल फंसे तो मेरे पास आइए, भाई ये सवाल फंस रहा है, आप नहीं बताया तो हम गलती माने अपनी, बात समझे। तो अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, ये प्लेट है, इस प्लेट को हमने चार्ज दिया, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझा रहे हैं, ये प्लेट है, इस प्लेट को हमने चार्ज दिया। देखिए ये प्लेट है, इस प्लेट को हमने चार्ज दिया, पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है ना, और चार्ज दिया और पोटेंशियल बढ़ा। अब चार्ज देते देते एक समय वो स्थिति आ गई कि अब चार्ज देंगे तो पोटेंशियल इतना बढ़ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा और चार्ज इन्वायरमेंट में लीक करने लगेगा। तो हम क्या करें कि इसमें चार्ज और ले भी ले और साथ में इसका पोटेंशियल भी ना बढ़े। तो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, उठाइए उसको। हम क्या करते हैं कि धीरे से एक और प्लेट इसके सामने रख देते हैं, थोड़ा कोई खड़ा हो जाता है तो बढ़िया समझा देगा। लेकिन धीरे से क्या करते हैं कि एक और प्लेट इसके सामने रख देते हैं, ऐसे खड़े हुए, धीरे से एक और प्लेट इसके सामने दिख रहा है सर। अरे ठीक है, इधर आइए, कॉपी देखनी चाहिए। उसके बाद देखिए धीरे से एक और प्लेट इसके सामने लाए हैं। मान लीजिए इस पे चार्ज दिए और इतना चार्ज इसके ऊपर हो गया कि इससे ज़्यादा चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अब क्या हम करें कि इसका पोटेंशियल बढ़े भी ना, चार्ज ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या करते हैं, धीरे से एक और मेटल प्लेट इसके सामने ले आते हैं, इसमें आ जाएगा। अब क्या होता है सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ क्या होता है। इस मेटेलिक प्लेट में इसकी वजह से बाय इंडक्शन चार्ज आता है। इंडक्शन हम पहले पढ़ा चुके हैं, बिना टच किए चार्ज आता है। इंडक्शन पहले पढ़ा चुके हैं, बिना टच किए चार्ज आता है, पता है बेटा? हाँ सर। अब इसके ऊपर इस एंड पे भी चार्ज आ जाता है। अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो बाय इंडक्शन इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, क्योंकि इंडक्शन से अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, ठीक है ना। तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ आ जाता है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ
भाई ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर बाय डायरेक्शन माइनस क्यू है, तो ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रल नहीं रहा, ये न्यूट्रल रहता है कभी भी, लेकिन डिसलोकेशन ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। जो एंड फेस कर रहा है, अगर इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज आता है, और दूसरे एंड पे पॉजिटिव क्यू चार्ज, तो मतलब पहले भी न्यूट्रल था, बाद में न्यूट्रल, ठीक है ना, ऐसे कर दिया। अब क्या होता है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल घटता है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल घटता है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल बढ़ता है। इतनी बात समझ में? लेकिन चूंकि ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा पास है, इसलिए अल्टीमेटली पोटेंशियल घट जाता है और चार्ज इसके ऊपर उतना ही रहता है। भाई टेस्ट तो किए नहीं, तो चार्ज इसके ऊपर उतना ही है, लेकिन पोटेंशियल घट गया। जब पोटेंशियल घट गया, खाना यहाँ से नीचे आ गया, लो 2 रोटी और खाओ, और खिला दिया, तब फिर ये ब्रेकडाउन की स्थिति में आ गए। हाँ, अब क्या करें, अब क्या उपाय करें, प्रिंसिपल ऑफ द क्वेश्चन बता, अब क्या उपाय करें? एक उपाय तो हमने कर दिया, अब क्या करें कि और खा लें, तो हमने क्या किया, धीरे से इसको अर्थ कर दिया, धीरे से इस पार्ट को अर्थ करें। और हम जानते हैं अर्थ इज द रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस, अर्थ इज द रिजर्वायर ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस। समुद्र से 2-4 लोटा पानी निकाल लीजिए या डाल लीजिए, तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ से 2-4-10 लोटा, 4 लोटा में नहीं, मतलब जिस भी पैमाने से आप निकालना चाहे, 4 निकाल दिए, डाल दिए, तो अर्थ के पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिकली अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, ठीक है ना। अब धीरे से इसको हमने क्या किया, अर्थ कर दिया, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए, और इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये पोटेंशियल जो बढ़ा रहा था और ये पोटेंशियल जो घटा रहा था, लेकिन घटाने वाला पास था, इसलिए अल्टीमेटली घट रहा था, अब बढ़ाने वाला खत्म हो गया, और 2 रोटी खा लो और 3 रोटी और खिला दी। तो जहाँ इनकी 10 रोटी खाने की कैपेसिटी थी, मतलब एक क्यू चार्ज लेने की कैपेसिटी थी, तो वहाँ क्यू से ज़्यादा चार्ज लेने लगे। बात समझ में आ गई? ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर समझ में आ गया बढ़िया से? अच्छे समझ में एकदम क्लियर है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप इतना ही सुनिए, इतना ही मेरे ही वीडियो देखिए, और सवाल आप कहीं से लगाइए, लेकिन पहले आप बोर्ड का लगा लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड आपके सर पे है। बात समझ में आएगा? इसलिए मैं बोर्ड कहता हूँ, बोर्ड का लगा लिए। और आप लोग भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड वाले तो उसी पैटर्न पे चलें। आप यूपी बोर्ड के हैं, आप लोग उसी पैटर्न पे चलिए। लेकिन जो सीबीएसई आईसीएसई वाले हैं, वो एग्जाम आइडिया या उससे सवाल लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब चूंकि वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सवाल से हो गया, इसलिए आप लोग एग्जाम आइडिया में से करंट इलेक्ट्रिसिटी मत लगाइए, किसी और किताब में लगाइए, ठीक है ना, दूसरे चैप्टर के लगाइए। बात समझ आई? और जब हम लोग का सब एक बार हो जाएगा, तो आप कहीं से लगाइए, है ना, एक बार मेरा हो जाए। तो अब इतनी बात समझ में आ गई, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्लियर है, एकदम साफ है। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट चीज, आप देखिए, मैं आपको समझाने आ रहा हूँ नेक्स्ट बात, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको अब बताने आ रहा हूँ। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं ना, कोई रेजोनेट करिए मेरे साथ। देखिए ऐसा है, अगर 2 पैरेलल प्लेट्स को ऐसे आमने सामने रख दिया, तो उसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सी बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। 2 पैरेलल प्लेट को आमने सामने रख दिया, तो कहेंगे पैरेलल प्लेट, ठीक है ना। अब देखिए, एक स्फीयर को और एक कंसेंट्रिक स्फीयर को ऐसे रख दिया, 2 स्फीयर्स को या 2 से ज्यादा स्फीयर्स को कंसेंट्रिक तब कहते हैं जब उनका सेंटर एक हो और रेडियस डिफरेंट हो, ठीक है ना। यस सर। अगर 2 कंसेंट्रिक स्फीयर को ऐसे रख दिया, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, कोई बड़ी बात नहीं। 2 पैरेलल प्लेट को ऐसे रख दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स को ऐसे रख लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें ये एक प्लेट हो गया, इसका आउटर एज, और ये दूसरा आउटर एज, दूसरा प्लेट हो गया, ठीक है ना। अगर आउटर स्फीयर को अर्थन कर दिया, तो इसका कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा। अगर इनर स्फीयर को अर्थन कर दिया, तो उसका कैपेसिटेंस डिफरेंट होगा। बात समझे? सीधे सीधे आप फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि एक आप जान लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है। सिलिंड्रिकल संभवतः कुछ जगह सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप सीधे फार्मूला तो दिया है ना, फार्मूला आप याद कर लीजिए, मान लीजिए पूछेगा तो कर देंगे, ठीक है ना। तो उसको एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए, अगर 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर्स ले लिया, एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये भी तो सिलेंडर है ना, ये भी तो कितना का सिलेंडर है, भले रेडियस कम है, इससे कंसेंट्रिक एक और सिलेंडर ले लिया, तो ये क्या हो गया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात है यार। नो सर।
उसके बाद अगर कंसेंट्रिक स्फीयर्स ले लिया तो स्फेरिकल कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स ले लिया तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। यही सब टर्म होते हैं। इन टर्म्स को समझ गया अच्छे से, आपके दिमाग में आ गया। इन सबके कैपेसिटेंस के फार्मूले हैं, वो फार्मूले आप किताबों से याद कर लीजिए, वो फार्मूले आप किताबों से याद कर लीजिए। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का आपके सिलेबस में प्रूफ है, वो हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। बाकी फार्मूले आप याद कर लीजिए। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का लेंथ के टर्म में और एरिया और रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर के टर्म में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद कर लीजिए। स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस ऑफ इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के टर्म में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद कर लीजिए। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, अगर बीच में एयर है यानी पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, जहां ए क्या है उस प्लेट की एरिया और डी क्या है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। याद कर लीजिए, नहीं याद कर सकते हैं और प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं आपको। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। उसके बाद आप क्या करिए, आपके बोर्ड में सवाल आएगा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में आपको सारे डायमेंशन दिए होंगे। बोल देगा देयर इज अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, मतलब बीच में एयर है, such that area of one of the plates is this and the distance between the plates is this. What is its capacitance? तो कैपेसिटेंस निकालने लेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात है, तो पूरा रेजोनेट होकर बोलिए, ये हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का आपका निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो अब आप नेक्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूं कि देखिए पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर है और इसकी एरिया ए है, एरिया अगर ए है और प्लेट्स के बीच की दूरी डी है, प्लेट्स के बीच की दूरी डी है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है ना। ये हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, यस सर, है ना। इसका प्रूफ आता है। बाकी दो का फार्मूला याद कर लीजिए। इस केस में दो बात याद कर लीजिए, जब इनर स्फीयर अर्थन है और जब आउटर स्फीयर, तो उस केस में क्या कैपेसिटेंस होगा? जब इनर स्फीयर अर्थन है तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन बी माइनस ए। डी माइनस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन बी माइनस ए। ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट देख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 5 मिनट बस और करिए। और आउटर स्फीयर अर्थन है तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। आउटर स्फीयर अगर अर्थन है तो उस हिसाब से 1 मिनट से, तो आउटर स्फीयर अर्थन है तो उस तरह से आप निकाल लीजिए, ठीक है ना। और बात में और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का आप करके वो कर दीजिए, आपका सारा डाटा दिया रहेगा, आप करके निकाल लीजिए, ठीक है ना। और पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फेरेड, ठीक है ना। तो ठीक है, इतने सही आप खत्म कर दीजिए, वो आ गए हैं सब। तो हम उसको आपको कल प्रूफ करके दिखा देंगे, तो कल मूविंग पॉइंट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। इतनी ही बात आज तैयार कर लीजिए, इतनी बात भी तैयार करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना।